डिफरेंशियल्स ऑफ चेस्ट पेन। तो जब भी पेशेंट किसी चेस्ट पेन के साथ आएगा तो हमें कुछ ना कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट पेन के जो कॉजेज हैं उन्हें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रिलेटिवली बिनाइन कॉजेज भी हैं। सो अगर सबसे पहले लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज देखें जिनका एक्यूट ऑनसेट है, उसमें आ सकता है ACS विच इज एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, एओर्टा से रिलेटेड एओर्टिक डायसेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, कार्डिक टैम्पोनार्ड और इसोफेजियल रप्चर। ये जितने भी कॉजेज हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज हैं। इसके अलावा कुछ रिलेटिवली बिनाइन है या सब एक्यूट ऑनसेट के, उसमें आ सकता है स्टेबल एंजिना, पेरिकार्डाइटिस, प्रिंस मेटल एंजिना, टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, उसके साथ साथ प्रिकॉर्डियल कैच आएगा। उसके अलावा कुछ ईसोफेगस से रिलेटेड कॉजेज हैं, फॉर एग्जांपल गर्ड, corrosive intake, esophagitis, motility disorders, for example diffuse esophageal spasm, achalasia, hiatal hernia वगैरह आ सकते हैं। और कुछ लंग से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल नमूनिया, प्लूराइटिस। इसके अलावा कुछ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोस्टोकोंड्राइटिस हो सकता है, रिब फ्रैक्चर हो सकता है। कुछ स्पाइनल डिजीज हैं, फॉर एग्जांपल टीबी जिसको पॉट्स डिजीज कहते हैं, स्पाइनल टीबी। उसके अलावा स्पाइन में मैट्स हो सकते हैं, स्पाइन में ट्रॉमा हो सकता है, स्पाइन में एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर्स हो सकते हैं। और फाइनली अगर पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ तो पॉसिबल है कि उसके अंदर हर्पीज जोस्टर की इन्फेक्शन। ओके, तो चेस्ट पेन की जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है दिस इज ACS विच इज एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। अब होता क्या है कि इस्कीमिया की वजह से होता है, हार्ट की जितनी भी इस्कीमिक डिजीजेज है उन्हें हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज, IHD को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है जिसे हम कहते हैं स्टेबल एंजिना और सेकंड क्लास है जिसे हम कहते हैं ACS विच इज एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। अभी जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम है इसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट अनस्टेबल एंजिना, सेकंड एनस्टेमी विच इज नॉन ST एलिवेटेड MI, और थर्ड स्टेमी। सो अनस्टेबल एंजिना, एनस्टेमी और स्टेमी, इन तीनों को मिलाकर ACS कहते हैं। अब जब पेशेंट आएगा ACS का चेस्ट पेन के साथ तो वो कहेगा कि मेरी चेस्ट के ऊपर हैवीनेस है, प्रेशर है, टाइटनेस है। पेन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, कुछ शार्प होती है, कुछ प्रिकिंग पेन होती है, कुछ बर्निंग पेन होती है। ये वाली जो पेन होगी ये हैवीनेस होगी, प्रेशर होगा, जैसे जैसे चेस्ट के ऊपर कोई प्रेशर जो है वो कॉज कर रहा है। इसमें पेशेंट के पास लिवीन साइन होगा। लिवीन साइन क्या है? पेशेंट से जब पूछेंगे दर्द किधर है तो वो अपनी मुंह कर देगा, अपनी फिस्ट क्लेंच कर लेगा और इस तरह हॉरिजॉन्टली पूरी चेस्ट के ऊपर रखेगा और कहेगा इधर पूरी चेस्ट पे ही ना डिफ्यूज्ड पेन है। सो दिस इज लिवीन साइन। इसके अलावा इस पेन की कुछ और करैक्टरिस्टिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये जो पेन होगी ये डिफ्यूज होगी, नॉन लोकलाइज्ड होगी। किसी एक जगह के ऊपर पेशेंट इसको लोकलाइज नहीं कर सकता। ये पेन रेडिएट करेगी टुवर्ड्स द जॉ, लेफ्ट शोल्डर और नेक। इस पेन का जो ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट से कम होगा। अब जो अनस्टेबल एंजिना है उसका ड्यूरेशन 30 मिनट से कम होता है, मोस्टली 2-3 मिनट्स होता है, ठीक है। और जो एन स्टेमी और जो स्टेमी है इनका 30 मिनट से ऊपर भी ड्यूरेशन चला जा सकता है। सो अनस्टेबल एंजिना का कम है लेकिन एन स्टेमी और स्टेमी जो कि MIs की टाइप है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की टाइप्स हैं, उसमें जो पेन होगी वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा ट्रिगर्स क्या होंगे? पेशेंट से पूछेंगे कि जब कोई भारी भरकम काम करते हो तब दर्द होती है, वो कहेगा यस तब होती है। सो इसके ट्रिगर्स में आ सकता है एक्सर्शन, स्ट्रेस, कोल्ड, ठीक है, सेक्स भी आ सकता है, कोकेन और एम्फेटामीन्स, ये सारे इसके ट्रिगर्स हैं। अब कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल एंजिना क्या है और MIs क्या है? एंजिना इज द पेन। एंजिना 2 टाइप्स की है, अनस्टेबल और स्टेबल। स्टेबल एंजिना का मतलब है कि सिर्फ एक्सर्शन पे हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है, इंटेंसिटी कम है और उसकी ड्यूरेशन जो है वो भी कम है। अगर फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पेन की बढ़ती जाए और एपिसोड्स बढ़ते जाएं और ज़्यादा सीवियर लग जाएं और इवन रेस्ट पे भी एपिसोड्स आने लग जाएं तो दिस इज अनस्टेबल एंजिना। अब ये तो 2 हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अनस्टेबल और स्टेबल एंजिना को। अब एन स्टेमी और स्टेमी को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो MIs हैं, फॉर एग्जांपल एन स्टेमी और स्टेमी यही दोनों, इसमें क्या होगा कि कार्डिक एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रोप्स पॉजिटिव आएंगे, CMB जो है वो पॉजिटिव आएंगे, स्टेमी में ST एलिवेट हो जाएगा, एन स्टेमी में जो होगा वो ST डिप्रेशन भी हो सकता है, T वेव इन्वर्जन वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा जो ACS की पेन होगी दैट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। आप पेशेंट्स पूछेंगे कि रेस्ट करने से पेन ठीक हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होती। सो मोस्ट लाइकली ये स्टेमी या एन स्टेमी है। उसके अलावा पेशेंट जो होगी और क्या कंप्लेन करेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की करेगा, स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस, नोजिया, इस सब की कंप्लेन करेगा। ये क्यों? क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी एटिपिकल फीचर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बूढ़ी अम्मा आती है, ठीक है, और वो डायबिटिक है। सो देयर इज अ फीमेल दैट इज एल्डर एंड शी इज डायबिटिक। सो
अगर वो ऐसी फीमेल हमारे पास आती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिंकपी या पाल्पिटेशन की कंप्लेन के साथ, तो ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन है एसीएस की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नॉर्मली जो एसीएस होता है वो मेल्स में होता है, ठीक है, और 55 ईयर्स से जो ज़्यादा है ये इसका रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सीकेडी, आप ये सारी हिस्ट्री भी पूछेंगे। उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोटिक हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के बारे में, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वगैरह के बारे में कि चलने से दर्द वगैरह तो नहीं होती, सो वो भी पॉजिटिव आ सकती है, वो भी हिंट दे सकते हैं। स्ट्रोक की हिस्ट्री ले सकते हैं या प्रीवियस एसीएस की भी हिस्ट्री ले सकते हैं, तो हम पूछेंगे कि पहले कभी इस तरह दर्द हुई है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री एसीएस में बड़ी कॉमन है। उसके अलावा S3 S4 हार्ट साउंड्स जो है वो मिलेंगे। फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा कि पेशेंट का जो बीपी है वो थोड़ा डिक्रीज हो गया है। इसके अलावा ईसीजी में क्या मिलेगा, अगर तो प्रीवियस एमआई है तो उसमें क्यू वेव जो है वो डीप हो जाएगी, और अगर अनस्टेबल एंजिन है तो उसमें इस्कीमिक चेंजेस होंगी, लेकिन जो कार्डिक एंजाइम नेगेटिव होंगे। और अगर ईसीजी में चेंजेस भी आ रही हैं, इस्कीमिक चेंजेस भी आ रही हैं और साथ साथ एंजाइम्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये एमआई है। सो जो एन स्टेमी और स्टेमी है उसमें ट्रोप्स पॉजिटिव होंगे, सीकेएम भी पॉजिटिव होगा, पेन जो होगी 30 मिनट से ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ स्टेमी और एन स्टेमी दे आर नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। स्वेटिंग होगी, पाल्पिटेशन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कॉम्प्लिकेशन के साथ भी पेशेंट आ सकता है, हो सकता है हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करें। इसके अलावा एन स्टेमी और स्टेमी में सिंकपी होगी, टेकिकार्डिया होगा, बीपी कम होगा। सो इस लो बीपी को जो है कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट जो है वो तेज हो जाएगा। S3 S4 साउंड्स। ओके, सो जो सेकंड कॉज है चेस्ट पेन की, विच इज ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, उसमें आ सकता है एओर्टिक डायसेक्शन। अब जब पेशेंट आएगा कि उसकी चेस्ट में पेन हो रही है, तो वो पेन को किस तरह डिस्क्राइब करेगा, रिपिंग टीयरिंग पेन होगी, ठीक है। जो एसीएस की पेन थी वो कंप्रेसिंग प्रेशर कॉजिंग पेन थी, ये वाली रिपिंग चीरने फाड़ने वाली पेन होगी। और इस पेन का क्या फीचर हो सकता है, दिस पेन इज गोइंग टू रेडिएट टुवर्ड्स बैक, ये बैक की तरफ रेडिएट करेगी, इंटरस्कैपुलर रीजन में करेगी। इसके साथ साथ और क्या एसोसिएशन हो सकती है, पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा। अब जो एओर्टिक डायसेक्शन होता है उसके लिए कुछ चीज़ें मस्ट है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन मस्ट है, जो कि कॉन्स्टेंटली एओर्टा के ऊपर प्रेशर कॉज करेगा। उसके अलावा कोई कोलेजन डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आ सकता है, फॉर एग्जांपल मार्फन सिंड्रोम, एhlers-Danlos सिंड्रोम, इसके साथ आ सकता है। अब जो टाइप ए एओर्टिक डायसेक्शन है वो कार्डियक टैम्पोनार्ड के साथ भी प्रेजेंट करेगी। सो हो सकता है कि अगर पेशेंट में एक टाइप ए का एओर्टिक डायसेक्शन है तो उसमें कार्डियक टैम्पोनार्ड के फीचर्स आए, जिसे हम कहते हैं बैक्स ट्राइएड। अब बैक्स ट्राइएड में क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं, बीपी लो हो जाता है, सो देयर इज हाइपोटेंशन, हार्ट साउंड्स जो होंगे वो मफल्ड होंगे, मफल्ड हार्ट साउंड्स एंड इंक्रीज्ड जेवीपी। सो हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड्स और इंक्रीज जेवीपी से कहेंगे बैक्स ट्राइएड। ये कार्डिक टैम्पोनार्ड में है, और कार्डिक टैम्पोनार्ड जो होता है वो टाइप ए एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से हो सकता है। अब जब पेशेंट होगा उसका हम बीपी चेक करेंगे तो बीपी एब्सोल्युटली थोड़ा लो होगा, हाइपोटेंसिव होगा, पल्स जो होगी वो एब्सेंट होगी। और अगर दोनों बाजुओं में हम पल्स चेक करेंगे तो अनइक्वल पल्स होगी और अनइक्वल ब्लड प्रेशर होगा दोनों आर्म्स में। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन करेंगे पेशेंट में तो क्या मिल सकता है, न्यू ऑनसेट मर्मर मिल सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री में और पेशेंट बता सकता है कि उसकी चेस्ट वॉल को कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है। ऑस्कल्टेशन में और क्या मिल सकता है, इसमें मिल सकता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर, उसके अलावा प्रिकॉर्डियल रब मिल सकता है। अलावा जब रिलेटिव एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी मिल सकता है। ओके, सो चेस्ट पेन की जो थर्ड कंडीशन है दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दिस इज आल्सो अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो क्या कहेगा कि उसकी जो चेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, बेचैनी सी, स्वीयर सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अचानक उसका जो है वो सांस फूल रहा है, डिस्निया हो रहा है, ठीक है, सिंकपी, चक्कर आ जाते हैं, डिजीनेस, ठीक है, सर चकराता है। उसके अलावा पेशेंट से अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो बेड रिडन रहा है, काफ़ी अरसे से चला फिरा नहीं है, या उसमें एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाइपर कोएगुबिलिटी की स्टेट है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकता है, ओसीपीज ले रहा है, कंट्रासेप्टिव्स ले रहा है, कोई पास सर्जरी हुई है, मैलिग्नेंसी है, या उसने कोई एयर ट्रैवल किया है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में है। हम क्या देखेंगे पेशेंट के अंदर, विरकोस ट्राइएड में तीन चीज़ें आ सकती है, फॉर एग्जांपल स्टेसिस आ सकता है, ठीक है, काफ़ी अरसे से जो उसका ब्लड फ्लो है वो स्टेसिस में है, हाइपर कोएगुबिलिटी है जो अभी डिस्क्राइब किया, एस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी, ओसीपीज वगैरह। उसके अलावा एंडोथीलियल वगैरह। साइंस देखेंगे तो पेशेंट में क्या नजर आएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में प्रेजेंट कर सकता है। उसके अलावा हाइपोटेंसिव होगा, बीपी मैयर करेंगे तो बीपी बहुत ज़्यादा कम होगा। हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी जो लेग में से एम्बोलाई निकल के लंग्स में चला गया है, उसने लंग्स में क्या किया, इन्फाक्ट कर दिया। सो देयर कुड बी हिमोप्टिसिस एंड कफ। उसके अलावा टेकिपनिया होगा, पेशेंट बड़ा तेज़ी से सांस लेगा, टेकिकार्डिया होगा, साथ साथ ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। अब
पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो राइट हार्ट फेलियर भी करवा सकता है। सो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है राइट हार्ट फेलियर में। सो अगर कोई भी पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स के साथ, तो उसमें से पल्मोनरी एम्बोलिज्म को मस्ट एक्सक्लूड करना है। राइट हार्ट फेलियर के क्या फीचर्स होंगे? जेवीपी जो होगी इंक्रीज होगी, पिटिंग एडीमा होगा लेग्स में, हेपेटोमेगैली होगी, ठीक है, ये सारे फीचर्स जो हैं राइट हार्ट फेलियर के। उसके साथ साथ पेशेंट की जो टांग होगी वो बड़ी स्वेल होगी, सो देयर इज लेग स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड एरिथीमा। इसमें पेशेंट के ऊपर मूजे साइन और होमन साइन भी चेक करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, टांग को जो होगा वो डॉर्सिफ्लेक्स करेंगे, और काफ में अगर पेन होती है तो इसका मतलब कि डीवीटीज है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। फाइनली अगर ईसीजी ऑर्डर करेंगे तो उसमें चेंजेस देखेंगे तो क्या मिलेगा, S1 Q3 T3, ये ईसीजी की चेंजेस होंगी, और इसके साथ साथ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज कार्डिक टैम्पोनार्ड। कार्डिक टैम्पोनार्ड भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब इसमें जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो किस तरह प्रेजेंट करेगा, कहेगा कि चेस्ट में जो है वो डिस्कम्फर्ट है, और उसके साथ साथ सांस फूलता है। सो देयर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया, और उसके साथ साथ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अब हम किस तरह प्रोसीड करेंगे, हम उसे हिस्ट्री लेंगे। सबसे पहले हम कैथेटराइजेशन की हिस्ट्री लेंगे। ये भी एक कॉज है टैम्पोनार्ड का। उसके अलावा कोई ब्लंट ट्रॉमा वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि ब्लंट ट्रॉमा से भी कार्डिक टैम्पोनार्ड हो सकता है। इसके अलावा हम अपना एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी। फाइंडिंग्स में क्या आएगा, इंक्रीज्ड जेवीपी इन नेक। सो जेवीपी हमें इंक्रीज्ड मिलेगी, उसके साथ साथ नेक वेन्स भी मिलेंगी। अब जेवीपी में फर्दर क्या फाइंडिंग होगी, एक तो इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ जो वाइड डिसेंट है वो एब्सेंट होगा। उसके अलावा मफल्ड हार्ट साउंड्स होंगी, और पेशेंट जो होगा वो हाइपोटेंसिव होगा, उसका बीपी जो होगा वो कम होगा। सो इंक्रीज्ड जेवीपी, मफल्ड हार्ट साउंड्स और हाइपोटेंशन, ये इन तीनों को हम कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं, दिस इज बैक्स ट्राइएड। उसके अलावा पेशेंट में और क्या मिलेगा, टेकिकार्डिया मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा हम रूल आउट करेंगे कि पेशेंट हमारा SLE का तो नहीं है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस का तो नहीं है, क्योंकि SLE में भी SLE पेरिकार्डाइटिस होता है, और उस SLE पेरिकार्डाइटिस के बाद टैम्पोनार्ड होता है। सो SLE को आप किस तरह रूल आउट करेंगे, SLE में बहुत सारे फीचर्स होंगे। फॉर एग्जांपल प्लूराइटिक पेन होगी, ग्रेजुअल ऑनसेट की पेन होगी, फोटोसेंसिटिविटी होगी, बटरफ्लाई रैश होगा नोज के ऊपर, डिस्कॉइड रैशेज होंगे, एलोपेशिया होगा, रेनॉड फिनोमेना, ओरल अल्सर्स। इसके अलावा आर्थराइटिस होगा विच इज़ माइग्रेटरी, हैंड और नीज में मोस्ट कॉमन होगा। प्लूराइटिस होगा, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस होगा, प्लूरैटिक चेस्ट पेन, फ्रिक्शन रब के साथ आएगा। इसके अलावा SLE में नेफ्राइटिस होता है विच इज़ लूपस नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक दोनों सिंड्रोम में प्रेजेंट करेगा। हिमाचूरिया, फ्रॉथी यूरिन, हाइपरटेंशन। CNS में जो होगा वो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगी, सीजर, साइकोसिस, डिलीरियम, ये सारे फीचर्स जो हैं ये लूपस के हैं। सो इन सारे फीचर्स से हम लूपस को जो है वो एक्सक्लूड करेंगे। इसके अलावा जब ECG ऑर्डर करेंगे तो ECG में कार्डिक टैम्पोनार्ड में क्या मिलेगा, ECG में डिफ्यूज्ड लो वोल्टेज मिलेगी, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ऑल्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा जब चेस्ट एक्सरे ऑर्डर करेंगे तो उसमें वाटर बॉटल साइन ऑफ हार्ट ये मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज इसोफेजियल रप्चर। इसोफेजियल रप्चर भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉज है चेस्ट पेन की। अब इसमें पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, सडन सवियर रिट्रोस्टर्नल शार्प पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। पेन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो कंप्रेसिंग या प्रेशर लाइक पेन होती है वो ACS में होती है, एंजिना में होती है। बर्निंग पेन जो होती है वो गर्ड वगैरह में होती है। प्लूरैटिक पेन जो कि सांस लेने से इंक्रीज डिक्रीज करती है वो लंग से रिलेटेड होती है। सो ये वाली जो पेन होगी दिस इज शार्प पेन। सो सडन सीवियर रिट्रोस्टर्नल शार्प पेन, ठीक है। हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, मल्टीपल वॉमिट्स। हो सकता है पेशेंट ने इतनी ज्यादा वॉमिटिंग की हो कि पहले उसे मैलरी वीज सिंड्रोम हो विच इज लीनियर लैसरेशन, और बाद में वो रप्चर कर जाए विच इज बोर हीव सिंड्रोम। सो देयर इज हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल वॉमिटिंग एंड द पेशेंट विल प्रेजेंट विद फीवर। सो इसोफेजियल रप्चर में जो पेशेंट होगा वो फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। देन अब हम अपनी फाइंडिंग्स देखेंगे तो क्या मिलेगा, प्लूरल एफ्यूजन मिलेगा हमें। हाइपोटेंसिव होगा पेशेंट, उसका जो बीपी होगा वो फॉल कर रहा होगा। इसके अलावा उसे पूछेंगे कि कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई। फॉर एग्जांपल उसने कोई एंडोस्कोपी वगैरह कराई हो, कोई GI प्रोसीजर कराया हो, उसकी वजह से iatrogenic उसको जो होगा ट्रॉमा हो जाए। सो इस केस में भी जो प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री लेंगे। उसके अलावा फाइंडिंग्स में हमें और क्या मिलेगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसकी चेस्ट के ऊपर अपना उसे पालपेट करेंगे तो अंदर से कड़च कड़च पुड़च पुड़च की आवाज़ें जो होंगी वो सुनाई देंगी। इसका मतलब है कि सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा जो एयर है वो अंदर आ चुकी है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पेशेंट में सेप्सिस मिलेगा। सेप्सिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, हाइपोटेंशन, बीपी जो होगा फॉल करेगा, और इसी फॉलिंग बीपी को
कंपनसेट करने के लिए पेशेंट जो होगा वो टेकिकार्डिया में चल जाएगा। सो लो बीपी एंड हाई पल्स, उसके साथ साथ टेकिपनिया, जोर जोर से सांस ले रहा होगा, और साइनोसिस। इसके अलावा जब लैब्स ऑर्डर करेंगे तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसोफेजियल रप्चर होने की वजह से पेशेंट को मीडियास्टिनाइटिस हो गई। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव स्टेबल एंजिना। इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब हम अनस्टेबल और स्टेबल एंजिना को आपस में किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? पहली बात, क्योंकि एंजिना है तो इसमें एंजाइना लाइक पेन होगी, फॉर एग्जांपल प्रेसिंग, कंप्रेसिंग, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस, ऐसे जैसे चेस्ट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, और जो पेन होगी वो रेडिएट करेगी टुवर्ड्स द शोल्डर, जॉ, ठीक है, और लेफ्ट साइड। उसके साथ साथ डायफरेसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, पाल्पिटेशंस, ये सारे फीचर्स भी होंगे। सो अब एंजिना की ये तो टिपिकल पेन है। अब क्रॉनिक स्टेबल और अनस्टेबल एंजिना को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? जो अनस्टेबल एंजिना है उसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, ड्यूरेशन इंक्रीज होता जाएगा, और इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। लेटे लेटे भी पेन हो जाएगी, ठीक है, और दिन में 2, फिर 4, फिर 6, फिर इस तरह फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन जो स्टेबल एंजिना है वो सिर्फ एक्सर्शन से रिलेटेड है। जब बंदा एक्सर्शन करेगा, ऑक्सीजन डिमांड जो होगी कम होगी, उसको पेन होगी। सो दिस इज क्रॉनिक स्टेबल एंजिना। अब दोनों एंजिना चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, इन दोनों में इस्कीमिक चेंजेस आएंगी ईसीजी में। लेकिन क्योंकि सिर्फ एंजिना है, ये एमआईज नहीं है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं है, यानी सेल की अभी डेथ नहीं हुई, कोई इन्फार्क्शन नहीं हुई। सो अगर कार्डिक एंजाइम्स हम चेक कराएंगे तो ट्रोपोनिन्स और सीकेएमबी वगैरह जो है वो नेगेटिव आएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर, क्रॉनिक स्टेबल एंजिना की जो पेन होगी, नाइट्रोग्लिसरीन देने से या रेस्ट कर लेने से पेन कम हो जाएगी, पेशेंट जो है वो दोबारा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो क्रॉनिक स्टेबल एंजिना की पेन है वो यूजली 2 से 5 मिनट जो है वो लास्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट इज पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस से पहले पहले जितनी कॉजेज पड़ी थी वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज हैं। पेरिकार्डाइटिस इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉज। अब पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा पेरिकार्डाइटिस के साथ, किस तरह हमने डिफरेंशिएट करना है? सबसे पहले पेशेंट का जो ऑनसेट होगा पेन का, दैट इज गोइंग टू बी सब एक्यूट, ठीक है, डिलेड होगा, थोड़ा सा ग्रेजुअल होगा रिलेटिवली, ठीक है। सो देयर इज सब एक्यूट ऑनसेट। उसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट करेगा प्लूरेटिक चेस्ट पेन के साथ। अब हार्ट की या एंजिना की जो नॉर्मली पेन होती है, दैट इज एंजिना लाइक कंप्रेसिंग पेन, ठीक है, या प्रेशर कॉजिंग पेन। लेकिन पेरिकार्डाइटिस की जो पेन है दैट इज प्लूरेटिक चेस्ट पेन। और प्लूरेटिक चेस्ट पेन ऐसी पेन होती है जो कि सांस लेने से खराब होती है। सो हम पेशेंट से पूछेंगे कि सांस लेने से दर्द बढ़ता तो नहीं है? तो अगर तो कहते हैं हाँ कि बढ़ता है, तो इट मीन्स इट्स गोइंग टू बी पेरिकार्डाइटिस। अब पेरिकार्डाइटिस की पेन का एक और फीचर ये होता है कि जब पेशेंट लेटता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। सो 3 पेन्स हमने अपने डिफरेंशियल्स में रखनी है। जब पेशेंट लेटता है तो उसे दर्द होती है, गर्ड, पैंक्रियाटाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। ये 3 पेन ऐसी पेन है कि जब पेशेंट लेटेगा तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगी। सो पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा? पेशेंट जो होगा वो उठ के बैठेगा, इट इज़ रिलीव्ड बाय सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। उसके अलावा हम हिस्ट्री लेंगे पोस्ट एमआई की, पूछेंगे कि 3 दिन पहले कोई इस तरह की दर्द वगैरह तो नहीं होगी, क्योंकि एक्यूट पोस्ट एमआई की कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डाइटिस, विच इज़ नोन एज पेरी इन्फार्क्शन पेरिकार्डाइटिस। इसके अलावा हम कुछ महीना पहले या हफ्तों पहले की भी हिस्ट्री लेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू ड्रेसलर सिंड्रोम, और इसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस होगा। तो हम पूछेंगे कोई हफ्ता या महीना पहले इस तरह कोई और दर्द वगैरह तो नहीं हुई? हो सकता है कि पेशेंट जो है वो ड्रेसलर सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट करें। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी के बारे में पूछेंगे, कोलेजन डिसऑर्डर्स हम इवेल्युएट करेंगे, कहीं पेशेंट हमारा ल्यूपस का तो नहीं है, क्योंकि एसएलई में भी पेरिकार्डाइटिस होता है। इसके अलावा हम रीनल फेलियर को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि रीनल फेलियर की वजह से यूरीमिया होता है, यूरीमिया की वजह से हमारे पास यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस होगा। सो हम उसे यूरिन वगैरह का पूछ लेंगे कि पेशाब वगैरह ठीक आता है, काम ज़्यादा तो नहीं आता। के अलावा हो सकता है कि पेशेंट कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के साथ प्रेजेंट करे। अब जो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस होगा उसमें राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल लेग एडीमा होगा, टांगे जो होगी उसकी सूजी हुई होंगी, पेट में असाइटीज होंगी, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी जिसकी वजह से जेवीपी जो है इंक्रीज होगा, हेपेटोमेगाली वगैरह होगी। उसके अलावा हार्ट साउंड जो होंगे S3 वाले सारे आएंगे। सो ये सारे जितने भी फीचर्स है ये राइट हार्ट फेलियर के। सो राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है और हमें पेरिकार्डाइटिस को एक्सक्लूड करना पड़ना है। सो हम हिस्ट्री में क्या पूछेंगे? टीबी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, घर में किसी को टीबी वगैरह तो नहीं है, इसके अलावा कोई पास्ट रेडिएशन तो नहीं है, कोई पास्ट सर्जरी तो नहीं है, इसकी वजह से भी कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। एक तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? कॉस्मोल साइन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट कैस्मोल ब्रीदिंग, दिस इज कैस्मोल साइन।
और कैज़मल साइन पे क्या होगा कि जेवीपी जो है वो इंस्पायर करने पे इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा और क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स विच इज पॉजिटिव, जेवीपी इंक्रीज्ड विद प्रोमिनेंट वाई डिसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज विद प्रोमिनेंट वाई डिसेंट। इसके अलावा पेरिकार्डियल नॉक मिलेगा, चेस्ट एक्सरे में कैल्सिफिकेशन मिल सकती है, पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के साथ आ सकते हैं और एसाइटिस हो सकती है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस को और देखें तो लैब्स में क्या मिलेंगे, फीवर मिलेगा, WBC काउंट जो है इंक्रीज मिलेगा, ESR इंक्रीज मिलेगा, CRP इंक्रीज मिलेगा, फ्रिक्शन रब मिलेगा। इसके अलावा ECG में देखें तो क्या मिलेगा, डिफ्यूज्ड ST एलिवेशन एंड PR या जिसे PQ कहते हैं, ठीक है, PQ डिप्रेशन विद डिफ्यूज ST एलिवेशन। इसके अलावा हम कुछ कार्डिक एंजाइम्स जो हैं वो भी ऑर्डर करेंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारा पेशेंट जो है वो मायोपेरिकार्डाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा हो, इस तरह के मायोकार्डाइटिस अलॉन्ग विद पेरिकार्डाइटिस, सो इट्स नोन एज मायोपेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होगा कि जो ट्रोपोनिन्स होंगे वो एलिवेटेड आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिंसमेटल एंजिना। अब प्रिंसमेटल एंजिना इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉज। इसमें होगा क्या कि जो एंजिना लाइक पेन होगी वो रात को होगी या फिर सोते वक्त होगी। सो द पेन इज एंजिना लाइक, कंप्रेसिंग प्रेशर, हैवीनेस होगी एट द नाइट या फिर ड्यूरिंग स्लीप होगी। अब जो पेन होगी वो इंटरमिटेंट होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न। किस में होगी, कोकेन स्निफर्स जो बैठे कोकेन स्निफ कर रहे होते हैं सड़कों के इधर उधर, उनके अंदर होगी। सो हम क्या इंस्पेक्ट करेंगे, इंजेक्शन मार्क्स पेशेंट के अंदर देखेंगे कि उसके बाजू के ऊपर कुछ सुइयों के निशान वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कोकेन जो होती है वो वेजोस्पास्टिक होती है। इसके अलावा विमेन में होगा, और विमेन जो होंगी वो यंग होंगी, रिलेटिवली लेस देन 50 ईयर्स। ECG ऑर्डर करेंगे तो ECG में क्या नजर आएगा, ST चेंजेस आएंगे विच इज ST एलिवेशन, और कार्डिक एंजाइम्स देखेंगे तो एंजाइम्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ MI में बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एन स्टेमी, स्टेमी, इनके अंदर एंजाइम्स जो होंगे वो बढ़ेंगे। क्योंकि ये सिर्फ प्रिंसमेटल एंजिना है, इट इज़ नॉट एन MI, तो एंजाइम्स जो होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें होता क्या है, दिस इज स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी। इसमें होगा क्या, एंजिना लाइक पेन होगी। एंजिना पेन के क्या फीचर्स होंगे, कंप्रेशन होगी, हैवीनेस, टाइटनेस इन द चेस्ट, और वो रेडिएट करेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म, जॉ, शोल्डर, इस साइड पर। अब ये होगा किसमें, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, बूढ़ी औरतें आएंगी, ठीक है, जिन्हें कोई बहुत ही अचानक कोई संगीन खबर सुनाई दी है जिसकी वजह से वो इमोशनल स्ट्रेस में चली गई हैं, और उसकी वजह से उन्हें चेस्ट के ऊपर हैवीनेस और पेन होने स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। जब हम ECG ऑर्डर करेंगे तो ECG में ST एलिवेशन भी हो सकता है, ST डिप्रेशन भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कार्डिक एंजाइम्स चेक करेंगे तो ट्रोपोनिन्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। उसके अलावा टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी क्या करा सकती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। अगर बार बार टाकासुबो हो तो उसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, और हो सकता है कि पेशेंट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के फीचर्स के साथ आए। फॉर एग्जांपल डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, एक्सर्शन, ठीक है, एक्सर्शन करता है तो पेन होती है एंजिना लाइक, फटीग होती है, और पेरिफेरल एडिमा। दीज आर द फीचर्स ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट वी हैव प्रिकॉर्डियल कैच। दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ सडन चेस्ट पेन। अब इसमें होता क्या है कि शार्प सवियर पेन होती है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये जो पेन होगी ये लेफ्ट सब मेमोरी रीजन में होगी। बड़ी अजीब सी फजूल सी पेन होगी, मतलब कुछ देर के लिए होगी और फिर खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड से मिनट तक ये पेन रह सकती है। इसका कोई रिलेशन नहीं है एक्सर्शन में, कभी कभी भी हो सकती है, बैठे भी हो सकती है, चलते भी हो सकती है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी मूवमेंट से ना ये बढ़ती है ना ये कम होती है। अननोन इटियोलॉजी की पेन है, बस वैसे ही अचानक लेफ्ट सब मेमोरी रीजन के ऊपर शार्प सिवियर पेन हो जाएगी। दिस इज प्रिकॉर्डियल कैच। इसकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव गर्ड। गर्ड में क्या होगा, सब एक्यूट पेन होगी। जब उसे हिस्ट्री लेंगे तो अचानक नहीं होगी, थोड़ा सा डिले होगा। पेन कहाँ कहाँ हो सकती है, रीट्रोस्टर्नल भी हो सकती है और वर्टिकली अलोंग द स्टर्नम भी हो सकती है। अब पेन होगी किस तरह, डीप बर्निंग पेन भी हो सकती है और एंजिना लाइक भी पेन हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो गर्ड की पेन होती है वो एक तो वैसे डीप बर्निंग ही होनी चाहिए लॉजिकली, लेकिन कभी कभी ये एंजिना को भी मिमिक कर सकती है। अब एंजिना क्या होती है, प्रेसिंग, हैवीनेस, टाइटनेस, और उसमें रेडिएशन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली गर्ड की जो पेन होती है वो रेडिएट भी करती होती है अलोंग द लेफ्ट शोल्डर जॉ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ड को हमने एंजिना से डिफ्रेंशिएट करना है। अब किस तरह करेंगे, हमने पेशेंट को दे दी नाइट्रोग्लिसरीन, तो होना क्या चाहिए कि एंजिना के केस में रिलीव होनी चाहिए, लेकिन गर्ड के केस में क्या हुआ है, इस नाइट्रोग्लिसरीन ने लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को और ज़्यादा खोल दिया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा गर्ड हो गया है। सो नाइट्रोग्लिसरीन देने की वजह से एंजिना की पेन ठीक हो जाएगी, लेकिन जो गर्ड की पेन होगी वो और वर्स हो जाएगी।
सो जो गर्ड की पेन है वो इंक्रीज करेगी नाइट्रोग्लिसरीन के साथ। लाइंग डाउन, लेट लेने से पेन और ज़्यादा ख़राब होगी। बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बेंड होने से पेन और ज़्यादा ख़राब होगी। और आफ्टर मील्स, सो गर्ड की पेन के जो वर्सनिंग फैक्टर्स हैं उनमें आ सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, बेंडिंग फॉरवर्ड, लाइंग डाउन एंड आफ्टर मील्स। हाँ, एंटासिड से गर्ड की पेन जो है वो ठीक हो जाएगी और एंजिना की पेन ठीक होगी नाइट्रोग्लिसरीन से। अब हिस्ट्री होगी गर्ड में रिगर्जिटेशन की। इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसकी एक्सेस सैलिवेशन होगी, माउथ का टेस्ट जो है वो चेंज हो गया है, मेटालिक लाइक हो गया है। होर्सनेस ऑफ वॉइस, हम उससे पूछेंगे तुम्हारी आवाज़ तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, आवाज़ भारी तो नहीं होगी, तब्दील तो नहीं होगी। अब इसमें एक पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि गर्ड के जितना भी रिफ्लक्स होता है वो जाता है लैरिंक्स में, लैरिंक्स को इरिटेट करता है जिसकी वजह से होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। इसके अलावा कफ होगी पेशेंट को, और ये कफ स्पेशली रात को होगी, ठीक है, अचानक उठेगा रात को बैठ के खांसने लग जाएगा। इसके अलावा एडल्ट ऑनसेट एज़मा मिलेगा, यानी पेशेंट की फैमिली में भी किसी को एज़मा नहीं है, खुद भी एज़मा नहीं था बचपन में, लेकिन अब जो है उसको सांस का मसला हो गया है, वीज आ रही है, ठीक है, नॉक्टर्नल कफ हो रही है, रात को उठ उठ के बैठ बैठ के खांस रहा है। सो एडल्ट ऑनसेट एज़मा ये गर्ड की वजह से होता है। और ये जो एज़मा है ये रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा डिस्फेजिया के साथ, ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया का मतलब है कि खाने के साथ पेन होती है। इसके अलावा पीपीआई थेरेपी, अगर हम उसको ट्रायल के ऊपर रखें 7-8 हफ्ते के लिए, उसको पीपीआई दें तो उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, इसका मतलब कि पेशेंट को गर्ड है। पेशेंट हिस्ट्री देगा, चॉकलेट की हो सकता है, स्मोकिंग की दे, कैफीन की दे, अल्कोहल की दे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट्स ले सकते हैं। प्रेग्नेंट हो सकता है हमारा पेशेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन मीडिएटेड एलियास्टोन जो है वो डिक्रीज होती है। इसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को हमने एक्सक्लूड करना है, क्योंकि गर्ड जो है वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ भी एसोसिएटेड है। इसके अलावा जब एग्जामिनेशन करेंगे तो कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं मिलेगी, बस यही मिलेगा कि जो पेशेंट है वो अपना थोड़ा सा पेल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्रोसिव इनटेक। अगर कोई पेशेंट क्रोसिव इनटेक ले ले, फॉर एग्जांपल एसिड ले ले, अल्कली ले ले, तो वो भी चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि पेशेंट को गर्ड के सिम्टम्स आएंगे, खुद ही बता देगा कि भाई मैंने तेजाब पी लिया था। उसके अलावा डिस्फेजिया होगा सॉलिड्स के अगेंस्ट, सो देयर इज डिस्फेजिया टू द सॉलिड्स। उसके अलावा पेशेंट जो होगा ना वो कंप्लेन करेगा कि उसका जो खाना है ना वो ऐसा लगता है कि उसकी स्टर्नम के पीछे ना चिपक गया है, तो फिर वो इसको ना धकेलने के लिए क्या करता है, ज़्यादा पानी पीता है। सो पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा, दैट द फूड स्टिक्स बिहाइंड स्टर्नम एंड इट इज पुश्ड विद वाटर। सो पेशेंट को डिस्फेजिया होगा सॉलिड्स के साथ, और ज़्यादा उसकी इंटेक जो होगी वो लिक्विड में होगी। हो सकता है कि क्रोसिव इंटेक की वजह से बाद में जो है वो स्ट्रिक्चर्स बन जाए, सो स्ट्रिक्चर्स की भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो होगी। इसके अलावा एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट जो होगा वो पेल होगा और माल न्यूट्रिशन होगा। Okay, so next we have esophagitis, which is also a cause of chest pain, और esophagitis की वजह से बाद में strictures भी बन सकते हैं। अब पेशेंट प्रेजेंट करे किस तरह करेगा, गर्ड लाइक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, डिस्फेजिया होगा और ओडाइनोफेजिया विच इज पेन ड्यूरिंग swallowing। इसके अलावा ईसोफेजाइटिस जो है वो पिल ईसोफेजाइटिस भी हो सकता है, इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस भी हो सकता है, इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस भी हो सकता है। अब जो पिल ईसोफेजाइटिस होगा वो उसमें हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स आएंगी, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन की हिस्ट्री आ सकती है, पोटाशियम क्लोराइड की, बिस्फॉस्फोनेट्स की, एनसेड्स, इन सब की वजह से पिल ईसोफेजाइटिस हो सकता है। उसके अलावा इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट कहेगा कि मुझे लगता है खाना जो है ना वो नीचे अटक जाता है, ठीक है, उसमें स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, डिस्फेजिया होगा, ये उसकी कंप्लेंट्स होगी। इसके अलावा इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस भी हो सकता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, साइटोमेगालो वायरस या कैंडिडा। अब जो कैंडिडल ईसोफेजाइटिस होगा वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर होगा और उनमें कैंडिडल थ्रश होगा, ठीक है, उनके ओरल के ऊपर ना इतना वाइट बड़ा प्लैक बना होगा कैंडिडा का। इसके अलावा हम कैंडिडा वाला जो है ईसोफेजाइटिस वो सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर होगा, सो हम उसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट को रूल आउट करेंगे। हो सकता है कि पेशेंट हमारा डायबिटिक हो, स्टीरॉइड्स लेता हो, ठीक है, यानी आजमा का पेशेंट भी हो सकता है क्योंकि वो भी स्टीरॉइड्स लेते हैं। उसके अलावा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा हो, ठीक है, कीमोथेरेपी उसकी चल रही हो, या एड्स का पेशेंट हो। सो इन सारे केसेस में कैंडिडल ईसोफेजाइटिस दैट इज रिलेटेड टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस ये हो सकता है। उसके अलावा जो हर्पीस सिम्प्लेक्स और साइटोमेगालो वायरस का ईसोफेजाइटिस है उसके साथ साथ फीवर भी होगा और नोजिया भी होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। जितने मोटिलिटी डिसऑर्डर्स है वो भी चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ मोटिलिटी डिसऑर्डर्स देखेंगे जिसमें पेरिस्टालसिस जो है वो अफेक्टेड है।
हम कोई मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज नहीं देखेंगे, सिर्फ मोटिलिटी डिसऑर्डर्स देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है एकलेजिया। एकलेजिया में क्या होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, इसके साथ साथ पेरिस्टालसिस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये दो फीचर्स हैं। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें, ठीक है, डीडीज बनाना चाहें, तो किस तरह होगा, एक कैंसर हो सकता है, ठीक है, एकलेजिया को हम कैंसर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब एकलेजिया में क्या होता है, डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया होता है टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लेकिन जो कैंसर होगा उसमें प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा, पहले वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड्स लेना खत्म कर देगा, फिर वो चलते चलते लिक्विड से भी चला जाएगा। सो जो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है वो किस में होगा, इसोफेजियल कैंसर में होगा। लेकिन जो डिस्फेजिया सॉलिड लिक्विड अचानक दोनों से हो गया, दिस इज रिलेटेड टू एकलेजिया। उसके अलावा फाउल स्मेलिंग वॉमिटस होगी पेशेंट में, ठीक है, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, वही बार बार जो रिफ्लक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्फिंक्टर जो है वो टाइट है, अब वो रिफ्लेक्स आ रहा है इधर लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी इन्फेक्शंस होगी, हेमोप्टाइसिस होगी, ठीक है। तो एकलेजिया के साथ साथ क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, फाउल स्मेलिंग वॉमिटस, चेस्ट इज नॉक्चूर्नल कफ, रात को उठ के बैठ के खांसेगा, और पेशेंट किस तरह, बिल्कुल वेस्टेड, पेशेंट लुक्स वेस्टेड एंड पेल। उसके साथ साथ पेशेंट का वेट लॉस भी होगा। अब पेशेंट की कुछ हैबिट्स हैं जो पॉइंट आउट करेंगे कि पेशेंट जो है वो एकलेजिया का पेशेंट है। पेशेंट विल ईट स्लोली, बड़े आराम आराम से खाएगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा पानी पिएगा ताकि जो उसका खाना अटका हुआ है वो नीचे चले जाए। उसके अलावा पेशेंट क्या करेगा, अपनी बॉडी ट्विस्ट करेगा, ठीक है, अपनी नेक एक्सटेंड करके रखेगा, ठीक है, ताकि खाना बाहर ना आए, और इधर उधर चलता रहेगा। ही विल वॉक हेयर एंड देयर, ठीक है। ये अब उसके कुछ ना कुछ जो है वो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, खाने को अंदर पुश करने के लिए। इसके अलावा जब एक्सरे कराएंगे तो क्या मिलेगा, वाइड मीडियास्टिनम मिलेगा, डायलेटेड ईसोफेगस मिलेगी, एयर फ्लूइड लेवल मिलेंगे बिहाइंड द कार्डिक शेडो। बेरियम स्वेलो करवाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, बर्ड बीक साइन मिलेगा, या जिसको हम कहते हैं रैट टेल साइन, ये मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट का वेट लॉस जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। एकलेजिया के बाद DES विच इज डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, ये भी एक कॉज है मोटिलिटी डिसऑर्डर का, और DES की जो पेन होगी वो बिल्कुल एंजिना लाइक होगी। सो देयर इज चेस्ट पेन दैट मिमिक्स एंजिना, इट इज गोइंग टू रेडिएट टुवर्ड्स द शोल्डर, ठीक है, और जो ही वो खाना खाएगा उसको ये रेडिएटिंग एंजिना लाइक कंप्रेसिंग प्रेसिंग प्रेसिंग पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि उसको डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म है। अब जो पेन है वो रेडिएट करेगी जॉ, शोल्डर और बैक में। पेन जो होगी वो स्क्वीजिंग होगी, रेट्रोस्टर्नल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, जब सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो जो इसोफेगस का स्पाज्म है वो टूट जाएगा। सो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज गोइव द पेन, ठीक है। अब 3 पेन है हमारे पास जो एंजिना लाइक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंजिना इटसेल्फ, सेकंड डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, और थर्ड गर्ड। ये 3 पेन है जो एंजिना लाइक है। अब इसमें से नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो एंजिना भी रिलीव हो जाएगा और डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म भी रिलीव हो जाएगा। गर्ड जो है वो वर्सन हो जाएगा। एंजिना और DES को आपस में किस तरह सेपरेट करेंगे, एंजिना जो है वो एक्सर्शन से होता है, ठीक है, DES जो है वो खाने के बाद ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ डिस्फेजिया की कंप्लेंट होंगी। इसके अलावा फर्दर जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उस बेसिस पर भी हम जो DES और एंजिना की पेन है इसको आपस में सेप्ट कर सकते हैं। अब जो DES है उसमें जब बेरियम स्वालो करवाएंगे तो उसमें कॉक स्क्रू अपीयरेंस जो होगी वो नजर आएगी। इसके अलावा एक और मोटिलिटी डिसऑर्डर है, दिस इज हाइएटल हर्निया। 90% जो होगा वो स्लाइडिंग होता है, 10% जो है वो रोलिंग होता है। सो जो पैराइसोफेजियल हर्निया है ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से ही जो चेस्ट पेन के सिम्टम्स है वो आएंगे। फीचर्स क्या होंगे, हार्ट बर्न, ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि जलन होती है सीने में, चेस्ट पेन होती है, डिस्फेजिया, बदहजमी वगैरह होती है। उसके अलावा बेरियम स्वालो और अपर जीआई एंडोस्कोपी करवाएंगे तो हमें अपनी सारी फाइंडिंग्स जो है वो मिल जाएंगी कि पेशेंट जो है वो हाइएटल हर्निया का है। नेक्स्ट वी हैव स्क्लेरोडर्मा। इसकी वजह डिसऑर्डर्स होंगे और पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन, या कभी कभी कहेगा चेस्ट में भी पेन हो रही है। सो स्क्लेरोडर्मा क्या है, इट इज जनरलाइज्ड डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्किन में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनका डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से गट की मोबिलिटी जो है वो भी जो है इफेक्ट हो सकती है। अब इसमें पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस और डिस्फेजिया की कंप्लेंट के साथ आएगा, ठीक है, कि बार बार रिफ्लेक्स जो है ऊपर आ रहा है, हार्ट बर्न हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रही है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि ये मोटिलिटी डिसऑर्डर है, सो कॉन्स्टिपेशन भी मिलेगी, तो डिस्टेंशन भी होगी। सो देयर इज पेन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी तो पेशेंट जो है वो माल भी आ सकता है। अब पेशेंट की जब उंगलियां देखेंगे तो वो सोलन होंगी, स्टिफ होंगी, और उसके ऊपर अल्सर्स होंगे, कैल्सिनोसिस होंगे,
ठीक है, इसका मतलब कि जितने भी स्किन लीजन्स हैं पेशेंट के, वहाँ से कैल्शियम जो है वो बाहर निकल रहा होगा। और पेशेंट को कहेंगे मुंह खोलो, तो उसे मुंह नहीं खोला जाएगा क्योंकि स्क्लेरोसिस हुई पड़ी है हर जगह। रेनॉल्ड्स फिनोमेना है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या है? जब हम उसको एक्सपोजर देंगे कोल्ड का, पहले उसके हाथ जो होंगे वो पेल होंगे, फिर साइनोसिस हो जाएगी, फिर रेड हो जाएंगे। सो रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी होगा पेशेंट में। इसके अलावा पोलियोआर्थराइटिस होगा, दोनों जो जॉइंट्स होंगे उसमें पेन होगी। अब ये जो पोलियोआर्थराइटिस है, दिस इज सिमेट्रिकल यानी बायलैटरल, दोनों साइडों पे होगी। इट इज़ नॉन एरोसिव और रिस्ट्रिक्शन होगी जॉइंट्स पे। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है जॉइंट्स पे, ये जॉइंट्स की वजह से नहीं, ये स्किन की वजह से हुई है क्योंकि स्क्लेरोसिस हुई पड़ी है। इसके अलावा क्योंकि अब पेशेंट अपने जॉइंट सही तरह यूज़ नहीं कर रहा, सही तरह मूव नहीं कर रहा, तो मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी मायोपैथी या मायोसाइटिस की वजह से। उसके अलावा पेशेंट रीनल फेलियर में जा सकता है, वो जनरलाइज्ड है। सो जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व हो गया है, सो रीनल फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से मलिग्नेंट हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिस्निया के साथ, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई पड़ी है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल इंक्रीज जेबीपी होगी, S3P होगी, S3 हार्ट साउंड होगी। उसके अलावा हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव होगा, हेपेटोमेगाली होगी, एसाइटिस होगी, पीडल एडीमा होगा। ये सारे फीचर्स राइट हार्ट फेलियर के हैं। फिंगर्स अगेन जिस तरह बात की, सूजी हुई होंगी, मूवमेंट्स होंगी पेनफुल होंगी, अल्सर्स होंगे, कैल्सिनोसिस होगी। फिंगर्स आर टॉट एंड शाइनी, और डिस्टल क्रीसेस जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे लेंगे। फेस जो होगा वो मास्क लाइक हो जाएगा। नाक जो होगी वो इस तरह पर तीखी सी पतली सी निकल जाएगी, दिस इज कॉल्ड बीकिंग ऑफ द नोज। स्किन में पिगमेंटेशन होगी। और टेलेंजेक्टेजिया कहते हैं ऐसी वीक बिल्कुल फ्रेजाइल सी कैपिलरीज जो बार बार जो है वो बर्स्ट कर जाए और उसमें से ब्लीडिंग। ओके सो नेक्स्ट वी हैव नमूनिया। सो पेशेंट अगर कोई चेस्ट पेन के साथ आता है, पॉसिबल है कि उसको नमूनिया भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकियों के साथ। नमूनिया का जो ऑनसेट होता है वो ग्रेजुअल होता है, ये सब एक्यूट होता है, अचानक कभी भी नहीं आएगा, कुछ दिनों से चल रहा होगा। अब जब पेशेंट आएगा तो प्लूरेटिक चेस्ट पेन के साथ आएगा। चेस्ट पेन हमने डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी हैं, ठीक है, कुछ कंप्रेसिंग होती हैं, कुछ शार्प होती हैं, प्रिकिंग होती हैं, कुछ बर्निंग पेन होती हैं, कुछ कॉलिकी पेन्स होती हैं। अब जो नमूनिया की पेन है, दिस इज प्लूरेटिक चेस्ट पेन, इट इज़ वर्सन विद ब्रीदिंग। उससे हम पूछेंगे सांस लेने से ज़्यादा दर्द तो नहीं होती, वो कहेगा हाँ, इट इज़ मोस्ट लाइकली नमूनिया। उसके अलावा फीवर होगा, राइगर्स चिल्स, ठीक है, झटके लगेंगे, और हाई ग्रेड फीवर होगा, अच्छा खासा टिका के उसको बुखार होगा। पेशेंट क्या होगा, टेकिकार्डिया में होगा, टेकिपनिया में होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज कर जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया के साथ आएगा, एपिटाइट डिक्रीज कर जाएगी, हेडेक के साथ भी आ सकता है। अब नमूनिया जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, टिपिकल भी और एटिपिकल भी। अगर तो उसको टिपिकल नमूनिया है तो उसको सडन फीवर होगा और ड्राई कफ होगी जो बाद में प्रोडक्टिव हो जाए। और अगर उसको एटिपिकल नमूनिया है तो स्लो ऑनसेट फीवर होगा और सिर्फ ड्राई कफ होगी या फिर वाटरी स्पूटम होगी। अब इसके अलावा हेमोप्टिसिस की भी कंप्लेंट कर सकता है कि जब वो खांसता है तो अंदर से खून भी निकलता है। करंट जेली स्पूटम की भी कंप्लेंट हो सकती है। सो इस केस में हम उससे थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री ले लेंगे। हिस्ट्री लेंगे एस्पिरेशन की, कि उसने कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं एस्पायर की, या फिर अपना ही जो रिफ्लक्स है गर्ड का वो तो नहीं एस्पायर हो गया। ओरल हाइजीन के बारे में पूछेंगे, ब्रश वगैरह करते हो, क्योंकि जो ओरल फ्लोरा होते हैं वो भी लंग्स में जाकर नमूनिया कर सकते हैं। फाउल स्मेलिंग स्पूटम एस्पिरेशन के कुछ दिनों के बाद हो जाए तो इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी नमूनिया। उसके अलावा हम वाटर सोर्स पूछेंगे, घर में पानी कहाँ से आता है, ठीक है, क्योंकि जो लेजिनेला होता है जो नमूनिया कराता है वो वाटर सोर्स से रिलेटेड होता है। उसके अलावा हम एटिपिकल नमूनिया के लिए पूछेंगे कि घर में कोई बर्ड्स तो नहीं है, लाइफ स्टॉक तो नहीं है। वैसे तो बर्ड्स और लाइफ स्टॉक जो होता है वो सार्स से ज़्यादा रिलेटेड ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, लेकिन एटिपिकल नमूनिया भी बर्ड्स और लाइफ स्टॉक की वजह से हो सकता है। अब नमूनिया में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी, प्लूरल एफ्यूजन मिलेगी, उसके अलावा प्लूरल रब मिलेगा, कोर्स क्रैप्स भी मिल सकते हैं और क्रैकल्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन के साइंस मिलेंगे। कंसोलिडेशन के साइंस में क्या होगा, चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, पेशेंट सही तरह चेस्ट मूवमेंट्स के साथ नहीं प्रेजेंट करेगा, ट्रेकिया सेंट्रल ही रहेगा, लेकिन जो वोकल रेजोनेंस या जो फ्रेमिटस है जो उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रख कहेंगे 3-3-3-3-3-3 बोलो, वो इंक्रीज हो जाएगा। परकशन नोड जो है वो डल हो जाएगा, डल क्यों, क्योंकि अंदर कंसोलिडेशन हुई पड़ गया। उसके अलावा ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड होगी, ठीक है, जो नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग है वो चेंज हो जाएगी, ब्रोंकियल ब्रीदिंग है। उसके अलावा कोर्स क्रैप्स या फिर क्रैकल्स ये भी मिल सकते हैं। लैब्स ऑर्डर करेंगे तो लैब्स में क्या मिलेगा, WBC इंक्रीज करेगा, ESR इंक्रीज करेगा, CRP इंक्रीज करेगा। एक्सरे में क्या मिलेगा, ओपेसिटीज मिलेंगी। अब डिफरेंट नमूनिया में डिफरेंट तरह के जो है वो फीचर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइड स्प्रेड
पैचेस जो मिलेंगी या ओपेसिटीज़ मिलेंगी वो ब्रोंकियो नमोनिया में मिलेंगी। लोबार नमोनिया में एक लोब के ऊपर ओपेसिटीज़ कंसोलिडेशन मिल जाएगी। एस्पिरेशन नमोनिया में क्या होगा कि मोस्टली राइट साइड जो है लंग की वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि राइट ब्रोंकस जो है वो ज़्यादा स्ट्रेट एंगल बनाती है, और बेसल साइड के ऊपर इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। बेसल पे भी मिल सकते हैं और अपर पे भी मिल सकते हैं। अगर तो अपर लोब है तो उसका लोअर सेगमेंट, और अगर लोअर लोब है तो उसका अपर सेगमेंट, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री होगी हमारे पास स्मोकिंग की, सीओपीडी भी एक रिस्क फैक्टर है नमूनिया के लिए। इसके अलावा पेशेंट से पूछे जॉइंट्स में तो पेन नहीं होती, ठीक है, जोड़ों में दर्द तो नहीं होती, इसका मतलब कि सेप्टिक आर्थराइटिस उसकी भी हिस्ट्री हमने नमूनिया में लेनी है। इसके अलावा रूल आउट करेंगे कार्डिक फेलियर की कंडीशन को। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्लूराइटिस या प्लूरेसी विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग प्लूरा। इसमें नमूनिया आ सकता है, टीबी आ सकता है, और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल एसएलई, ल्यूपस आ सकता है। सो नमूनिया अभी कवर किया है। सेकंड जो है वो टीबी देखते हैं। सो टीबी में क्या होगा, पेशेंट जो होगा चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। अब हमने किस तरह डेट करना है कि चेस्ट पेन कोई और कॉज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीबी है। पहली बार टीबी की जो चेस्ट पेन होगी दैट इज प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ऐसी पेन जो सांस लेने से खराब होती है। ऑनसेट जो होगा वो सब एक्यूट होगी, अचानक नहीं होगी, थोड़े टाइम से चल रही होगी। पेशेंट से पूछेंगे तुम्हें बुखार तो नहीं हो, कहेगा हाँ जी फीवर है। फीवर किस तरह है, लो ग्रेड है, ज़्यादा तो नहीं हो जाता, यस इट इज़ मोर इन इवनिंग। कोल्ड स्वेटिंग भी होती है फीवर के साथ, यस होती है। उसके अलावा कफ के बारे में पूछेंगे, कफ जो है वो क्रॉनिक है, काफ़ी अरसे से है, स्पूटम है, यस है। स्पूटम किस तरह की है, येलो ग्रीन भी स्पूटम हो सकती है, नॉन पुरुलेंट भी हो सकती है। इसके अलावा जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें हेमोप्टिसिस होती है, हेमोप्टिसिस होती है। हेमोप्टिसिस डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन मोस्ट लाइकली स्ट्रीक हेमोप्टिसिस हो सकती है या फ्रैंक हेमोप्टिसिस। फ्रैंक हेमोप्टिसिस का मतलब है कि पूरा पूरा ही खून जो है वो बाहर निकला है, और स्ट्रीक का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी इसमें से धारियां धारियां जो है वो आ रही हैं। हेमोप्टिसिस की अगर टाइप की बात करें तो फ्रैंक हेमोप्टिसिस भी हो सकती है, स्पूटम भी हो सकती है, ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम भी हो सकती है, और रस्टी स्पूटम भी हो सकती है। जो फ्रैंक हेमोप्टिसिस होता है उसका मतलब है कि पूरा का पूरा ही ब्लड आ गया है। फ्रैंक हेमोप्टिसिस टीबी में हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस, पल्मोनरी इन्फेक्शन और माइट्रल स्टेनोसिस, इसमें फ्रैंक हेमोप्टिसिस होता है। उसके अलावा अगर ब्लड स्टेन्ड स्पूटम की बात करें तो इसका मतलब कि ब्लड और स्पूटम जो है वो मिक्स्ड है काफ़ी डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, और ये ब्रोंकियल कैंसर में होता है। उसके अलावा अगर ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम की बात करें तो इसका मतलब है कि ब्लड की ना स्ट्रीक्स, थोड़ी थोड़ी धारियां जो है वो प्रेजेंट है म्यूकॉइड या पुरुलेंट स्पूटम के अंदर। ये किस किस के अंदर स्ट्रीक्स बन सकती हैं, ब्रोंकाइटिस के अंदर, टीबी के अंदर और ब्रोंकियल कैंसर के अंदर। उसके अलावा अगर रस्ट स्पूटम की बात करें तो इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी डिग्रेडेशन हो गई है, रस्ट लाइक कलर हो गया है, गोल्डन येलो, और ये फीचर है निमोकोकल नमोनिया का। सो हेमोप्टिसिस की बेस पर हमने देख लिया कि स्ट्रीक और फ्रैंक है, तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली टीबी है। उसके अलावा एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, वेट लॉस वेरी सिग्निफिकेंट फॉर टीबी। उसके अलावा मैलेज, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, पट्ठों में दर्द होता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री लेंगे, ख़ानदान में किसी और को तो नहीं, सांस का मसला, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह तो नहीं होती। उसके अलावा पेल और इमेसिएटेड पेशेंट जो होगा वो बिल्कुल ढीला ढाला पतला सा, ठीक है, वेट लॉस हो गया होगा लगेगा। उसके अलावा ट्रेकियल शिफ्ट होगी, हो सकता है कि एक साइड पे अगर टीबी हुआ है तो वहाँ पर फाइब्रोसिस होगी और ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हो गया। सो ट्रेकियल शिफ्ट कुड बी प्रेजेंट। इसके अलावा पोस्ट ट्यूसिव क्रेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है, और ब्रोंकियल ब्रीदिंग जो होगी वो लेट स्टेजेस में मिलेगी। क्यों ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिलेगी, क्योंकि तब तक जो टीबी होगा वो कैविटेशंस प्रोड्यूस कर चुका होगा। उसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन मोस्ट लाइकली यूनिलैटरल होगी। जब जीपी करेंगे, लिम्फ नोड्स चेक करेंगे, तो लिम्फ नोड्स जो होंगे वो पाल्पेबल होंगे और किस तरह के होंगे, मेटेड होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा टीबी जब होगा तो हमने बाकी सिस्टम्स को भी एग्जामिन करना है। रिलेटिव एग्जामिनेशन में जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट देखेंगे, स्पाइन देखेंगे, हो सकता है पॉट डिजीज हो, टीबी जो स्पाइन पे चला गया हो। इंटेस्टिनल टीबी देखेंगे, जीआई का एग्जामिनेशन करेंगे, मेनिंजेस देखेंगे, हो सकता है कि पेशेंट को ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो। उसके अलावा जो मिलरी टीबी होगा उसकी वजह से ऑर्गेनोमेगैली होगी, स्प्लीन जो होगी वो एनलार्ज हो जाएगी। इसके अलावा अगर एक्सरे देखें तो उसके ऊपर क्या मिल सकता है, एक्सरे के ऊपर रेटिकुलो नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं। आई का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें कोरोइडल ट्यूबरकल्स मिलेंगे। अगेन एट द एंड जो टीबी होगा उसमें प्लूरल एफ्यूजन मिलेगी। अब प्लूरल एफ्यूजन हमें कैसे पता चला कि प्लूरल एफ्यूजन मिली है, इसकी क्या साइंस हैं, होगी जिस साइड के ऊपर प्लूरल एफ्यूजन होगी। सेकंड, चेस्ट मूवमेंट्स जो होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। थर्ड, ट्रेकिया या एपिक स्पीड जो होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। फोर्थ,
वोकल फ्रेमिटस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा फिफ्थ, परकशन नोड जो होगा वो स्टोनी डल होगा क्योंकि वहाँ पर वाटर आ गया, फ्यूजन हो गई है। ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो डिमिनिश हो जाएंगे, एब्सेंट होंगे। उसके अलावा फाइनली वोकल रेजोनेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये प्लूरल एफ्यूजन के फीचर्स हैं। ओके, सो प्लूराइटिस या प्लूरेसी की जो थर्ड कॉज है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आता है और एसएलई भी आता है। हम एसएलई को देखते हैं। अब पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है प्लूरेटिक चेस्ट पेन के साथ, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एसएलई का पेशेंट है? एसएलई का मतलब है ल्यूपस। सो इसमें जो पेशेंट होगा वो प्लूरेटिक चेस्ट पेन के साथ आएगा। जब हम उसे पूछेंगे कि सांस लेने से दर्द ज़्यादा तो नहीं होता, वो कहेगा होता है, दिस इज प्लूरेटिक चेस्ट पेन। इसका जो ऑनसेट होगा वो ग्रेजुअल होगा। अब जो लूपस इस पेन के साथ आता है उसे हम कहते हैं लूपस प्लूरिसी या फिर पेरिकार्डाइटिस। अब लूपस किस किस में कॉमन है? हो सकता है मोस्ट लाइकली विमेन हो, एशियन हो और अफ्रीकन हो। इसमें मोस्ट लाइकली लूपस जो है वो कॉमन है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे, फीवर, वेट लॉस और फटीग के साथ। ये तीन जो सिम्टम्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ जो होंगे वो स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे। अब इसमें क्या हो सकता है? फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है, धूप में जाने से उसको जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है। बटरफ्लाई रैश होगा। इस तरह नाक जो होगी ना, नाक के ऊपर तितली बनी हुई होगी, दिस इज बटरफ्लाई रैश। डिस्कॉइड रैशेज हो सकते हैं। एलोपेशिया, गंजे हो सकते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, जब कोल्ड में एक्सपोजर होगा तो उनके जो हाथ हैं वो होंगे, फिर साइनोटिक हो जाएंगे, फिर रेड हो जाएंगे। सो दिस इज रेनॉल्ड्स फिनोमेना। ओरल अल्सर्स होंगे। आर्थराइटिस, अब जोड़ों में उनके दर्द होगा। आर्थराइटिस ना डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। कुछ यूनिलैटरल होता है, ठीक है, कुछ यानी जिसको एसिमेट्रिकल कहते हैं, कुछ सिमेट्रिकल होता है, कुछ माइग्रेटरी होता है, कभी एक जोड़े में हो जाता है, कभी दूसरे में होता है, ठीक है, एक का ठीक होता है दूसरे में हो जाता है। कभी जो होता है वो स्टैटिक हो जाता है, कभी जो होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है, कभी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। सो इस केस में उसके आर्थराइटिस की थोड़ी सी डिटेल लेंगे। आर्थराइटिस किस तरह होगा? माइग्रेटरी होगा। पहले एक जगह दर्द होगी, वो ठीक हो जाएगी तो दूसरी जगह हो जाएगी, ठीक है, फिर उस जोड़े में दर्द ठीक होगी, फिर कहीं और हो जाएगी। सो देयर इज माइग्रेटरी सिस्टेमिक आर्थराइटिस। दो से ज्यादा जॉइंट्स जो कॉमन जो है वो नीज और हैंड्स ये इन्वॉल्व होंगे। नॉन डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस होंगे, ठीक है, कुछ आर्थराइटिस होते हैं वो टाइम के साथ साथ जॉइंट्स को डिफॉर्म कर देंगे, दीज आर नॉन डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस, नॉन इरोजिव आर्थराइटिस। उसके अलावा प्लूराइटिस या पेरिकार्डाइटिस के साथ पेशेंट आ सकता है। प्लूराइटिस के साथ आएगा तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी, फ्रिक्शन रब होगा। प्लूरल एफ्यूजन बाइलैटरल होगी, एक्सुडेटिव होगी। प्लूरल एफ्यूजन एक्सुडेटिव भी हो सकती है, ट्रांसुडेटिव भी हो सकती है। एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन किस किस में होती है? टीबी, मैलिग्नेंसी, नमूनिया, पल्मोनरी इंफाक्शन, ठीक है, एसएलई, रूमाटॉइड, एब्डोमिनल एब्सेस में हो सकती है, इसोफेजियल रप्चर या पैंक में एक्सुडेटिव होती है। ट्रांसुडेटिव किस में होती है? कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोई रीनल कॉज है, हाइपोथायराइडिज्म, मीग सिंड्रोम जिसमें ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इन सब में क्या होती है? ट्रांसुडेटिव होती है। सो हमारा जो ल्यूपस है उसके अंदर बाइलैटरल, एक्सुडेटिव, प्लूरल एफ्यूजन। हमें कैसे पता चला इसके अंदर प्लूरल एफ्यूजन है? वेल उसके कुछ ना कुछ साइंस हैं। चेस्ट जो होती है उस साइड के ऊपर बल्ज कर जाती है, चेस्ट मूवमेंट्स डिक्रीज कर जाती हैं, ट्रेकिया या एपिक्स बीट शिफ्ट हो सकती हैं, वोकल फ्रेमिटस डिक्रीज हो जाएगा, परकशन नोट जो होगा वो स्टोनी डल होगा, ब्रेथ साउंड्स जो होंगी डिक्रीज हो जाएंगी, वोकल रेजोनेंस जो है वो भी डिक्रीज हो। साइंस है प्लूरल एफ्यूजन के। सो इस पेशेंट में प्लूरल एफ्यूजन होगी, ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज होंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और कफ भी होगी। ये तो था सारा प्लूरैटिक चेस्ट पेन। इसके अलावा इन पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस होता है। इसका मतलब जब ये आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करेंगे तो पेन जो होगी वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा रब प्रेजेंट होगा ऑस्कल्टेशन में, एफ्यूजन होगी, कार्डिक टैम्पोनाड होगा। सो जो ल्यूपस के पेशेंट होते हैं उनमें अगर पेरिकार्डाइटिस हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, जिसकी वजह से हमें मरमर मिलेगा। मरमर कौन सा हो सकता है? एओटिक रिलेटेड भी हो सकता है और माइट्रल रिलेटेड मरमर भी हो सकता है। इसके अलावा लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस में डिफरेंट वेजिटेशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, वो एम्बोलाइज हो, जिसकी वजह से पेन होगी। कहाँ पर? स्प्लीन में एम्बोलाइज हो सकती हैं, किडनी में हो सकती हैं, सेरिब्रल आर्टरी में हो सकती हैं। सो स्प्लीनोमेगली हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा किडनी में फ्लैंक में पेन हो सकती है और सेरिब्रल आर्टरी हेडेक वगैरह हो सकती है। इसके अलावा ल्यूपस के पेशेंट जो होते हैं वो नेफ्राइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस। इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, नेफ्रिक सिंड्रोम भी हो सकता है। सो हम लूपस के पेशेंट से क्या पूछेंगे कि हेमाचूरिया मतलब पेशाब में जो है वो खून वगैरह तो नहीं आता, झाग तो नहीं बनती, ठीक है, और अगर बनती है तो इसका मतलब नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक ल्यूपस है।
इसके अलावा हाइपरटेंसिव होंगे क्योंकि किडनीज जो है इन्वॉल्व हो गई हैं। इसके अलावा सीएनएस के कुछ फीचर्स होंगे, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, सीजर, साइकोसिस, डिलीरियम, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये ल्यूपस से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कुछ की ड्रग हिस्ट्री हम लेंगे क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं वो भी ल्यूपस इंड्यूस कराती हैं। सो ड्रग इंड्यूस ल्यूपस को भी हमने जो है वो रूल आउट करना है। इसमें कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं? आइसोनायाजिड, हाइड्रालाजीन, प्रोकेनामाइड, टीएनएफ अल्फा, मिनोसाइक्लिन और क्विनिडीन, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये ल्यूपस इंड्यूस कराएंगी। सो हम ड्रग हिस्ट्री लेंगे। सो लैब्स में क्या क्या मिलेगा? फीवर मिलेगा, ठीक है, थर्मामीटर का पारा ऊपर जाएगा, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, रेड ब्लड सेल्स कम, वाइट ब्लड सेल्स कम, प्लेटलेट्स कम। तो ज़्यादा चीज़ क्या होगी? क्रेटिनिन और BUN। उसके अलावा प्रोटीनूरिया मिलेगा जिसे हमने कहा वाइट फ्रोथी यूरिन होगी, और सेलुलर कास्ट मिलेंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं लूपस से रिलेटेड। प्लूरेटिक पेन, ग्रेजुअल ऑनसेट, लूपस प्लूरिसी, पेरिकार्डाइटिस, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, बटरफ्लाई रैश, डिस्कॉइड रैश, एलोपेशिया, ओरल अल्सर्स, आर्थराइटिस, माइग्रेटरी आर्थराइटिस, knees and hands, non-deformating arthritis, non-erosive arthritis, and decreased breath sounds, signs of pleural effusion, bulging chest, decreased movements, shifting of trachea apex beats, vocal fragmentation is decreased, expression note is stony dull, breath sounds are diminished, और एब्सेंट वोकल रेजोनेसिस डिक्रीज, ये सारे साइंस होंगे प्लूरल एफ्यूजन के। उसके अलावा रब मिलेगा, पेरिकार्डाइटिस के साइन होंगे, लीन होने पर डिक्रीज हो जाएंगे, टैम्पोनार्ड, लिम्बान सैक एंड एंडोकार्डाइटिस जिसकी वजह से एम्बोलाइजेशन होगी, स्प्लीन, किडनी और सेरेब्रल आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, ल्यूपस नेफ्राइटिस मिलेगा, हिमाचूरिया, फ्रोथी यूरिन, हाइपरटेंशन, सीएनएस के साइंस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सीजर, साइकोसिस, डिलीरियम और ड्रग हिस्ट्री, ये सारे साइंस हमें ल्यूपस की तरफ ले। ओके, नेक्स्ट वी हैव मस्कुलोस्केलेटल पेन। अब कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है चेस्ट पेन के साथ, तो हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। मस्कुलोस्केलेटल पेन में आ सकता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस और इसके साथ साथ रिब फ्रैक्चर। अब हो सकता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग ब्लंट ट्रॉमा जिसकी वजह से वो कार्डिक टैम्पोनार्ड में चला जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्डिक टैम्पोनार्ड जो है उसको रूल आउट करेंगे बैकस्ट्राइड से। जो उसके बाद जो बचेगी वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है। अब होगा क्या कि जहाँ पर उसको ट्रॉमा हुआ है, पेन वहाँ पे होगी ऑन दैट साइड ऑफ स्टर्नम, और अगर ट्रॉमा नहीं हुआ तो हम रिब फ्रैक्चर को भी एक्सक्लूड कर देंगे। सो पीछे जो बच जाएगा दैट इज कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। सो इसकी जो पेन होगी दैट इज वर्सन विद ब्रीदिंग, कफ एंड चेस्ट मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक एंजिना, ठीक है, इसका कोई एक्सर्शन से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, हिस्ट्री हो सकती है ट्रॉमा की, और अगर पेशेंट से पूछेंगे ना कि पेन कहाँ पर है तो बिल्कुल पिन पॉइंट वो लोकलाइज करेगा कि एग्जैक्ट इस जगह पर है, तो उसका मतलब है कि ये मस्कुलोस्केलेटल पेन है। सो मस्कुलोस्केलेटल पेन जो होती है वो पिन पॉइंट लोकलाइज हो सकती है। इसके अलावा टेंडरनेस होगी, ये हम फाइंड आउट अपनी एग्जामिनेशन में फाइंड आउट करेंगे कि उसके ऊपर टेंडरनेस है। टेंडरनेस कहाँ कहाँ हो सकती है? कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के भी ऊपर हो सकती है और कोस्टोस्टर्नल एंगल्स पे भी हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव स्पाइनल डिजीजेस। सो स्पाइन में डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइन में टीबी हो सकता है जिसे हम पॉट्स डिजीज कहते हैं। अगर टीबी मेटास्टेसाइज कर जाए स्पाइन में तो उसे पॉट्स डिजीज कहते हैं। इसके अलावा स्पाइन में मैट्स हो सकते हैं, स्पाइन में ट्रॉमा हो सकता है, स्पाइन में एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर्स हो सकते हैं। सो अब स्पाइन में हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? टीबी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैट्स, सो इसमें हमारे पास कैंसरस सिम्टम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस, एनोरेक्सिया, इमैसिएशन, कैचिक्सिया, और जिस सिस्टम में कैंसर है हम उसका रिलेटिव एग्जामिनेशन करेंगे। सो ये सारे मैट्स के डिफरेंशियल्स हैं। उसके अलावा ट्रॉमा में पेशेंट जो होगा वो सिंपली बता देगा कि मैं गिरा था मोटर बाइक से, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइन पे चोट लगी थी, या किसी ने मारा है, कूटा है, पीटा है। सो ये सारे जो है वो ट्रॉमा से रिलेटेड हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर्स हो सकते हैं स्पाइन में। अब इसमें क्या होगा कि जिस एरिया के ऊपर ट्यूमर है उसी डर्माटोमल सेगमेंट के ऊपर हमारे पास सिम्टम्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बैक टू द फॉरवर्ड। पेन जो होगी वो पीछे से आगे की तरफ आएगी, और जिस स्पाइनल लेवल के ऊपर होगी सिर्फ उसी स्पाइन के डर्माटोमल सेगमेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा टेंडरनेस होगी और डिफॉर्मिटी होगी स्पाइन में। क्यों? क्योंकि स्पाइन के अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर ग्रो कर रहा है। सो फर्दर डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? एक्सरे और एमआरआई की बेसिस। नेक्स्ट वी हैव हर्पीज जोस्टर। अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है चेस्ट पेन में
मोस्ट लाइकली पेन की जगह इस बार टिंगलिंग, इचिंग या बर्निंग होगी, सो वो हमारे पास हर्पीज ज़ोस्टर हो सकता है। अब हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? पहली बात, जो पेन का ऑनसेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। अब पेन के हमने डिफरेंट करैक्टर्स पढ़े हैं, कुछ पेन जो होती है कंप्रेसिंग होती है, ठीक है, कुछ पेन शार्प होती हैं, कुछ बर्निंग होती हैं, कुछ कॉलिकी होती हैं। सो इस केस में पेन होगी, लेकिन दैट इज़ मोर लाइकली टू बी टिंगलिंग, इचिंग या बर्निंग। सो अगर ऐसी सेंसेशन हो रही है चेस्ट के ऊपर, तो इसका मतलब कि ये हर्पीज ज़ोस्टर है। अब ये पेन कहाँ होगी? इट इज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब पेन के 1 हफ्ते बाद रैश निकल आएगा और अब तक तो डायग्नोसिस जो है वो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा। अब हर्पीज़ का जो रैश होता है दैट इज़ अ टिपिकल रैश। इसमें होगा क्या कि एरिथेमेटस बेस होगी, बेस के ऊपर एरिथीमा होगा और उसके ऊपर वेसिकल्स निकलेंगे। और ये जो रैश है ये मिड लाइन क्रॉस नहीं करता। सो अगर पहले टिंगलिंग, इचिंग, बर्निंग, पेन हो रही है और हफ्ते के अंदर कोई वेसिकल्स निकल आए हैं विद एरिथेमेटस बेस दैट डू नॉट क्रॉस द मिड लाइन, इट्स मोर लाइकली टू बी हर्पीज ज़ोस्टर। तो हम इसको कंफर्म किस तरह करेंगे? एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट वेरिसेला ज़ोस्टर, वो भी करवा सकते हैं। सो ये सारी कॉजेज थी चेस्ट पेन की। अब इन सब की देखते हैं समरी। ओके, तो चेस्ट पेन को हम डिवाइड करते हैं कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में और कुछ रिलेटिवली बिनाइन विद सब एक्यूट ऑनसेट। सो जो एक्यूट ऑनसेट या जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है उसमें एसीएस आएगा। एसीएस में 3 आ सकते हैं: अनस्टेबल एंजिना, एंस्टेमी एंड स्टेमी, एओर्टिक डाइसेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोथोरेक्स, कार्डिक टैम्पोनार्ड और इसोफेजियल रप्चर। ये सारी थी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस विद एक्यूट ऑनसेट। उसके अलावा सब एक्यूट या रिलेटिवली बिनाइन कंडीशंस, उसमें स्टेबल एंजिना, पेरिकार्डाइटिस, Prinzmetal angina, Takotsubo cardiomyopathy, which is stress-induced cardiomyopathy, precordial catch, फिर esophagus से related causes, for example GERD, corrosive intake, esophagitis, motility disorders, for example diffuse esophageal spasm आ सकते हैं, achalasia आ सकता है, systemic sclerosis वगैरह आ सकते हैं। फिर लंग से रिलेटेड कॉज आएंगी जिसमें निमोनिया, प्लूराइटिस में आ सकता है, फर्दर टीबी आ सकता है, उसके अलावा नमूनिया अगेन आ सकता है और ल्यूपस आ सकता है। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जिसमें कोस्टोकोंड्राइटिस आ सकता है, फ्लेल चेस्ट आ सकता है, चेस्ट इंजरी, रिब फ्रैक्चर। उसके अलावा स्पाइनल डिजीजेस, स्पाइनल में स्पाइनल टीबी, स्पाइनल मैट्स, स्पाइनल ट्रॉमा, एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर्स और फाइनली हर्पेज ज़ोस्टर की इन्फेक्शन आ सकती है।